हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रूडिमेंटल स्टडीज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूएन भी कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्टेंस में आया, इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, इसने ऐसे क्या फंक्शन किए कि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए देखते हैं द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला टॉपिक क्लास 5th में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये क्लास 12 तक के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्टेंस में आए। हम सभी जानते हैं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, जो 1918 तक चली। 4 साल के लंबे पीरियड तक वॉर चलते चलते सभी देशों को बड़ा नुकसान हुआ, जीतने वाले देशों को भी और हारने वाले देशों को भी। चारों तरफ सभी देशों में भूखमरी थी, लोगों के लिए खाना नहीं था, किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं था, हर कोई परेशान था, देश का विकास नहीं हो पाया था। सभी कंट्रीज़ ने महसूस किया कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो देशों को आपस में लड़ने से रोक सके। तब उन्होंने मिल करके एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। लीग ऑफ नेशंस जो एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता था कि कोई भी कंट्री आपस में ना लड़े और फिर से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन शायद लीग ऑफ नेशन बहुत पावरफुल नहीं था। 1939 में जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद वो लड़ाई इतनी लंबी चली कि उसमें बहुत सारे कंट्री जुड़ते चले गए। ये लड़ाई 1945 तक चली। इस लड़ाई में लास्ट में अमेरिका भी जुड़ गया। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जो जापान के 2 बड़े शहर थे, इनके ऊपर एटम बम से अटैक कर दिया। जैसे ही इनके ऊपर अटैक किया, ये दोनों शहर आग का गोला बन गए, राख में बदल गए। इन दोनों शहरों के ऊपर एक इस तरह से बादल का एक बहुत बड़ा क्लाउड देखा गया, जिसे हम मशरूम क्लाउड कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी आग का गोला बन गए, ये दोनों तो बर्बाद हो ही गए, साथ में इसके आसपास का एक बहुत बड़ा एरिया भी बर्बाद हो गया। जब जापान ने ये देखा तो तुरंत से जापान ने सरेंडर कर दिया और जापान ने उस लड़ाई को छोड़ दिया। जापान के लड़ाई से हटते ही बाकी देशों ने भी सरेंडर कर दिया, क्विट करना शुरू कर दिया। अब जब लड़ाई फिनिश हो गई तो देखा गया कि एक बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन सभी कंट्रीज़ में हुआ। सभी कंट्रीज़ जहां डेवलपमेंट करना था, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को लड़ाई में लगा दिए। लड़ाई के वेपन्स, लड़ाई के खर्चे, सैनिक, इन सब में इनका पैसा बर्बाद हुआ। तो इधर लोगों के डेवलपमेंट पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, सब बर्बाद हो गए। लोगों के पास न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़ा, स्टारवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बच्चे परेशान, बूढ़े, औरतें। तो इस वाली स्थिति से सभी कंट्रीज़ परेशान हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जो सभी कंट्रीज़ के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर को बनाए। अप्रैल 1945 में एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई सारे देशों के प्रभावशाली लोग आए और बैठ करके बातचीत हुई। इसके बाद जून में फिर से कॉन्फ्रेंस हुई, फिर से बातचीत हुई, एक चार्टर प्रिपेयर कर लिया गया। चार्टर होता है अ सेट ऑफ रूल्स, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल्स थे। इसके बाद दिन आया 24 अक्टूबर 1945। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक जगह थी जहां पर इसकी कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस में ये द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। इसके चार्टर पर स्टार्टिंग में 50 कंट्रीज़ ने साइन किए। इन 50 कंट्रीज़ में इंडिया भी था, क्योंकि इंडिया तो शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है, इसीलिए वो शुरू से इसका समर्थन कर रहा था और बिल्कुल स्टार्टिंग से उसका मेंबर भी बना। बाद में एक और कंट्रीज से जुड़ा, पोलैंड, और टोटल स्टार्टिंग में 51 मेंबर्स इसमें थे। जो यूएन टर्म नाम दिया गया, ये जो टर्म आई, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फ्रैंक डी रूज़वेल्ट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे।
24 अक्टूबर को फाइनली यूएनओ एग्जिस्टेंस में आ गया। इसका हेडक्वार्टर बनना था न्यूयॉर्क यूएसए में। एक जगह थी, वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन किसी की थी, उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को वो दान में दे दिया। वो ज़मीन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है, वो एक इंटरनेशनल टेरिटरी के रूप में यूज़ होती है और वहीं पर फिर इसका यूएनओ का हेडक्वार्टर बनाया गया। और इसके जो अंग हैं उसमें मैक्सिमम ऑर्गन्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर यहीं पर है, यहीं से ही अपनी फंक्शनिंग करते। यूएनओ का एक फ्लैग भी बनाया गया। इस फ्लैग में बीच में एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में कुछ पार्टीशन किया है और इसमें इधर की तरफ पूरे वर्ल्ड का नक्शा है। इसमें ये वाइट कलर का नक्शा बना हुआ है, ये क्योंकि पीस एंड कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट करता था, तो ये वाइट कलर का है। इसके साइड में कुछ ओलिव ब्रांचेस बनी हुई है। ओलिव लीव्स नहीं है, ओलिव ब्रांचेस हैं। ओलिव मीन्स होता है जैतून, यानी कि जैतून की शाखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। ये इधर से जुड़ी हुई हैं, आपस में अटैच है लेकिन ऊपर से खुली हुई है, जो इस बात को सिंबलाइज करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी कंट्री जुड़ सकता है। इसमें ये जो इसका बैकग्राउंड है ये लाइट ब्लू कलर का है और ये जो पूरा वर्ल्ड का नक्शा है और साथ में ओलिव ब्रांचेस हैं, ये वाइट कलर के बने हुए हैं, जो इंडिकेट करते हैं शांति को, जो शांति का प्रतीक है। यही इसका एम्बलम भी है, यूएन का एम्बलम भी ये लोगो। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल पीस क्रिएट करना, सभी देशों में आपस में शांति का माहौल बनाए रखना, जिससे कि किसी भी देश में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़ा ना हो और फिर से वॉर की सिचुएशन ना आने पाए। नेक्स्ट है फ्रेंडली एंड बेटर रिलेशंस, साथ में सभी देशों में आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, अच्छे रिलेशनशिप बने, कोऑर्डिनेशन के साथ में रहे, सहयोग करें एक दूसरे का हर आने वाली समस्याओं को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है टू एनकरेज रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, साथ ही ये एनकरेज करता है कि हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स को ज़रूर से रेस्पेक्ट किया जाए और उनकी फ्रीडम भी बनी रहे, किसी का भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो और किसी भी आदमी की उसके कलर, उसके सेक्स, उसका लैंग्वेज, रेस या रिलीजन के बेस में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। नेक्स्ट है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, साथ में ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी अचीव करता है कि किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इकोनॉमिकली, सोशल या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम हो, तो ये उसमें सभी कंट्रीज़ की मदद है। टू फाइट डेडली डिजीज़, किसी भी कंट्री में जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो प्राण घातक होती है, तो उस कंडीशन में ये उस कंट्री को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है, साथ में ही मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन की फैसिलिटी भी देता है। इसके साथ साथ ये रिसर्च भी कंडक्ट करता है नई वैक्सीन्स या ड्रग्स को डेवलप करने में। नेक्स्ट है टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है। जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है या पानी की समस्या है या पोल्यूशन की समस्या है, तो उन सब में एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन, इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। एट प्रेजेंट इसमें 193 मेंबर्स हैं और इसके 6 ऑर्गन्स है टोटल। फर्स्ट ऑर्गन है जनरल असेंबली, ये इसका सबसे मेन ऑर्गन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं और सभी कंट्रीज़ की अपनी एक वोट है। इसकी मीटिंग हर साल होती है, लेकिन साल में केवल एक बार होती है, वो भी नवंबर मंथ में। अब देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। 15 में से 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं एंड 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वे हैं यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये पांचों मेंबर ही मेन मेंबर हैं। एक्चुअली इन्हीं का ही मेन कंट्रोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, क्योंकि जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन में इनमें से कोई भी
कंट्री एग्री ना कर रहा हो तो वो उस डिसीजन को मानने से मना कर सकता है, फिर वो डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा। और इनकी इस पावर को ही हम वीटो पावर कहते हैं। ये वीटो पावर सिर्फ इन 5 कंट्री के पास ही है। 5 से अलग ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो 2 ईयर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का फंक्शन होता है जो प्लान और पॉलिसीज़ ये बनाते हैं उनको अप्लाई करना, उनको चलाना, उनको लागू करना और ये देखना कि वे प्लान एंड पॉलिसीज़ ठीक तरह से वर्क कर रही हैं या नहीं। इनमें काम करने वाले लोग यहाँ के स्टाफ होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ये जो इन स्टाफ का हेड होता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं और ये 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डायरेक्ट जनरल असेंबली को असिस्ट करता है। इसकी फंक्शनिंग होती है कि सभी कंट्रीज़ के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करे, साथ में ये वहाँ के एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं एंड पॉवर्टी को दूर करने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फंक्शनिंग, क्योंकि ये ही मेन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है। जब 2 देशों के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वे वॉर करना शुरू नहीं कर देते, वे सीधा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आते हैं। वहाँ पे इनके केस की हियरिंग होती है, सुनवाई होती है और जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो इनको फॉलो करना होता है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये उनको एडवाइस करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसको बनाया इसीलिए गया था क्योंकि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देश धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे, लगभग 11 रीजन्स ऐसे बचे थे जो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए थे। कुछ पावरफुल कंट्रीज़ का इनके ऊपर कंट्रोल था। तो इस देश में, इन देशों में, इन जगहों पर रहने वाले लोगों का किसी तरह से कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में ये भी सब धीरे धीरे आज़ाद हो गए और इसकी फंक्शनिंग ख़त्म हो गई, इसीलिए अब ये फंक्शन में नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ये 5 ही ऑर्गन्स इसके वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सभी पढ़ते रहें, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। गुड नाइट।